मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। पहले आप थोड़ा सा समझाइए, अभी तक जितना क्लास हुआ उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सिंस दिस इज अ वर्कशॉप, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर कोर सब्जेक्ट, ऑल्दो आई हैव नॉट सीन योर एचआर सब्जेक्ट, देयर मस्ट बी ओवरलैप। तो आपको दोनों तरीके से फायदा होगा आपके कोर सब्जेक्ट में भी और अदरवाइज भी, जो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा इस सब्जेक्ट को। सो आई विल कीप more focus towards making you understand rather than making you write. Okay, so tell me, what is the meaning or what is the difference between employee turnover and absenteeism? क्या अंतर होता है employee turnover और absenteeism? ये समझा चुके हैं क्लास में। मैम क्या एक बार फिर से बोलिए। What is the difference between employee turnover and absenteeism? Employee turnover or labor turnover is a serious problem that IT companies are facing right now, or the companies that deal with electronics, which involves rapid change of technology, वो डील करती है। तो ये वर्ड समझिए, न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़िएगा तो एम्प्लॉय टर्नओवर काफी बार मिलेगा समझने के लिए, और ये हम तुम्हारे क्लास में समझा भी चुके हैं। Employee turnover means the employees who leaves the company in a year. The number of employees who leaves the company. ठीक है, good. Whereas in absenteeism, it is the loss in the work. They are not present while their work period. ठीक है, good. एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म, ये दोनों ही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये सिलेक्शन का इम्पोर्टेंस समझने के लिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक हम कुछ पढ़ लिए अब उस चैप्टर को शट डाउन कर दिए। जो पढ़े हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, वो तुमको कई जगह पे एप्लीकेशन इसका मिलेगा। जैसे अप्रोच टू मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो तुमको हर जगह मिलेगा। जब फटीग पढ़ोगे, जब बोर्डम पढ़ोगे, तो एवरीवेयर यू विल कम अक्रॉस दीज थिंग्स एंड दीज टॉपिक्स आर आल्सो डेल्ट इन एचआर। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर को स्वाहा करने की जरूरत नहीं है, वो सबका काम आपको
आगे पूरे पीरियड कोर्स में मिलेगा, चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। नाउ एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब यही होता है कि the number of employees who leave the company in a particular period of time. जब आप एम्प्लॉइज टर्नओवर डिफाइन करेंगे तो आप हमेशा उसको अ पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कुछ फैक्टर्स आया, मान लो कि देखो, सिक्किम इज अ स्टेट इन इंडिया, सिक्किम इज अ स्टेट इन इंडिया वेयर, just hold down a moment, okay? 1 minute. Sikkim is a state in India which has its own share of geographical challenges. तो वहाँ पे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर देखेंगे, हो सकता है 2001 में वहाँ पर अर्थक्वेक आया हो, अर्थक्वेक आया हो, तो लेबर टर्नओवर या फिर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क या फिर एब्सेंटिज्म, इन चीज़ों का जब डेटा कैलकुलेट होगा तो दिस विल बी गाइडेड बाय अबनॉर्मल कंडीशंस। इसीलिए जब भी आप लेबर टर्नओवर की बात करेंगे, आप हमेशा टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे। जैसे देखो, लेबर टर्नओवर या एब्सेंटिज्म का डेटा कोविड के एरा में, जिस समय कोविड पीक पे है, उस समय और बाकी कंडीशंस में सेम रहेगा नहीं ना? नो मैम। कोविड इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, कोविड एक एबनॉर्मल कंडीशन था, इसीलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ने काम छोड़ा, that is because of a reason which is different than a normal reason. इसीलिए एम्प्लॉय टर्नओवर को जब भी डिफाइन करोगे या तुम कभी न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ोगे तो तुमको वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में डिफाइन होगा। और एब्सेंटिज्म का क्या मतलब होता है? देखो, हम 2 केस बताते हैं, एब्सेंटिज्म समझो। इन फर्स्ट केस, सपोज करो I need to go out for 4 days of my personal work and I have informed the organization, informed the management, I got my leave sanctioned. Okay? मैंने अपना लीव सैंक्शन कराया, पहला केस। दूसरे केस में मुझे 4 दिन का काम था and I took an off from the organization without involving the organization, without involving the management. तो क्या होगा ये बताओ? And second one will be the absenteeism of employees. And what will be the impact of this? मैम Impact एम्प्लॉय होगा। अच्छा नहीं है, बिना इन्फॉर्म किए हुए लीव पे चला गया। वो तो एम्प्लॉय के पर्सनालिटी की तुम बात कर रहे हो, इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, इज देयर एनी नेटवर्क एरर? लॉस होता है मैम, लॉस हो सकता है अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिना बताए अगर लीव पे चला जाता है तो। ठीक है, यही बात हम बोलना चाह रहे थे। देखो, इन वन केस, इन द फॉर्मर केस, जहां मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में कि हम नहीं रहेंगे इस तारीख को, उस केस में क्या होगा? आपका क्लास, जो भी मेरा क्लास रहेगा, जो भी क्लास हम आपका लेते हैं, उसमें एक सब्स्टिट्यूशन अरेंज किया जाएगा, यस मैम। ताकि आपके क्लास में कियोस ना हो, प्लस मेरा जो यहाँ पर काम होता है वो काम कोई और करेगा। 4 दिन के लिए सब्स्टिट्यूशन अरेंज होगा। लेकिन अगर मेरा 4 क्लास होता है एक दिन में और हम बिना बताए ऑर्गेनाइजेशन से एब्सेंट हो जाते हैं, उस केस में क्या होगा? सेंस ऑफ केओस डेवलप हो जाएगा। आते के साथ आपका क्लास है, आप लॉग इन करेंगे, नहीं होगा, फिर देन मैनेजमेंट, द क्लासेस विल गो वेकेंट, व्हिच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दैट केस, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या वो ऑर्गेनाइजेशन हो, अनसैंक्शनड एब्सेंटिज्म
leads to a lot of chaos. लेकिन having said this, आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि अगर एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है, अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है, तो एब्सेंटिज्म का केस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आया? तब ये फैक्टर है। आप देखिए, ये एक नॉर्मल सी बात है, आप सोच के देखिए। अगर आपको अटेंडेंस मैनेज करना हो, ठीक है, मान लीजिए आपका 75% अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, कभी आपको कोई क्लास नहीं करना है, आपके पास ये ऑप्शन है कि चलो हम बिना इस क्लास को किए हुए दूसरे क्लास में अटेंडेंस मैनेज कर लेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हिच क्लास विल यू लीव? शायद वैसा ही क्लास आप करेंगे जो करने में आपको मन नहीं लगता, जिसका टेक अवे थोड़ा कम है। अंडरस्टूड? इट्स अ नॉर्मल फीलिंग कि आप वैसी ही क्लास को ओमिट करना पसंद करेंगे जिस क्लास में कि आपको लगता है कि थोड़ा टेक अवे कम है। The same applies with the employees in the organization also. Every day ऑर्गेनाइजेशन वैसी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा वर्क प्रोफाइल वैसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि एवरी डे यू थिंक दैट यू आर पिकिंग योरसेल्फ अप एंड गोइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। देयर शुड बी अ थॉरो मोटिवेशन इन द माइंड्स एंड साइकोलॉजी ऑफ द एम्प्लॉयज टू गो टू अ प्लेस एंड वर्क। और ये कौन मेक श्योर करेगा? वहाँ का एम्प्लॉयर। The employer and his management policies. ठीक है? हम ये क्यों डिफरेंस बताए तुमको एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म के बीच में? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिलेक्शन पढ़ रहे हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का ठीक नहीं है, जैसे पीजीडीएम कोर्स किए हो तुम, पीजी, आवाज आ रही है? Video is still. क्या मैं आवाज कर आवाज नहीं आ रही है ना? मैंने अभी ठीक है? आवाज आ रही? Yes, ma'am. यस मैम। देखिए, क्यों हम ये बात आपको सिलेक्शन में समझा रहे हैं? इसलिए क्योंकि if you are not satisfied with your work, okay, if you are not satisfied with the conditions of your work, if you are not satisfied with the kind of work which is given to you, your work profile, there are high chances कि आपका absenteeism होगा। ठीक है? इसीलिए इस चीज को रिड्यूस करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस तरीके से होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी साइंटिफिक बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही है? नहीं आ रही? Just hold on. मैम आपका
Is it better now? Sorry, it was a huge network error. I've connected it on hotspot now. Okay. So why I explained this to you is because we are studying selection, and अगर नॉन साइंटिफिक सिलेक्शन होता है या सिलेक्शन प्रोसेस गलत होता है किस तरीके से, पीजीडीएम के कोर्स को तुम लोग पीजीडीएम कोर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली देयर इज अ सेंस ऑफ डिग्निटी, यू नो मोर, यू आर मोर स्किल्ड देन अ ग्रेजुएट. अगर तुमको किसी ग्रेजुएट लेवल के काम के लिए ले भी लिया जाता है और तुम वहां चले भी जाते हो, सपोज दिस इज मोस्ट प्रोबेबल कि तुम कुछ दिन में जॉब छोड़ दोगे. ठीक है, इसलिए क्योंकि तुमको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा. जॉब सेटिस्फैक्शन सिर्फ पैसे पे भी डिपेंड नहीं करता है. अभी जब व्हेन यू आर नॉट वर्किंग तब तुमको ये लगेगा अरे पैसा मिलेगा तुम तो कुछ भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारा प्रोफाइल तुम्हारे स्ट्रेंथ को मैच नहीं करता है. पर ऐसा नहीं होता है. अगर तुमको 50,000 दे करके भी क्लरिकल काम करवाया जाएगा तो कुछ दिन में यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ इट. तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुमको लगेगा कि तुम अपने औहदे से नीचे का काम कर रहे हो एंड यू विल कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन फॉर अदर अप्रोप्रिएट जॉब. ठीक है, इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा होना बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन का. तो हम लोग जितना आसानी से सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पढ़ रहे हैं इतना आसान होता नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन को काफी टफ टाइम होता है ये सब डिफाइन करना कि उसको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, उसका कंप्लायंस क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्या जॉब स्पेसिफिकेशन चाहिए किन चीजों के लिए. ओके, सिलेक्शन स्टार्ट करो फिर स्टेप्स बताते हैं. लिखो, सिलेक्शन के बारे में लिखिए. सिलेक्शन is a series of steps मैम कुछ पॉइंट्स लिखवाई थी सिलेक्शन. क्या बताओ. मैम ये the aim of selection is to pick up the most suitable candidate. डिफाइन की थी. ठीक है, कोई बात नहीं. देखिए उसी का एक्सटेंशन है. Selection involves a series of steps by which the candidates are screened. मैम फिर से रिपीट कीजिए. ये लिख चुके हो. मैम रिपीट कर दीजिए. Selection involves a series of steps Selection involves a series of steps by which the candidates are screened for choosing the most suitable persons by which the candidates are screened for choosing the most suitable persons for vacant posts. Aim of selection इसके बाद persons for vacant post. Sorry. For vacant post. अब बताओ, उसके बाद जो एम लिखवाए थे वो एम लिख लेना, इसके नीचे एरो दे लो. जो एम था उसके नीचे एम लिख लेना. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेक्शन. सिलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है. Significance of selection. पहला लिखो, selection is a critical process
Ma'am, selection is a selection is a critical process. Critical process because it requires a heavy investment of money. Because it requires a heavy investment of money to get the right type of persons. Maybe. To get the right type of persons. Next, number 2. Induction and training costs. Induction and training costs are also high. Induction and training costs are also high. If the right types of persons are not chosen, it will lead to huge loss of the employer. It's a right type. Induction and training costs are also high. ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? यही लिखना है कि अगर राइट टाइप ऑफ लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये एम्प्लॉयर को पैसे के टर्म्स पे काफी डैमेज करेगा. If the right types of persons are not chosen, it will lead to huge loss of the employer. It will lead to huge loss of the employer. It will lead to huge loss of the employer in terms of time, effort, and money. Third point. time, Effort, and money. Third point. Absenteeism and employee turnover. Absenteeism and employee turnover are also a result of poor selection. Ma'am, are also result of poor selection. Also result of poor selection. ma'am, firm selection. Poor selection. अगर खराब सिलेक्शन होगा तो एब्सेंटिज्म बढ़ेगा, लेबर टर्नओवर बढ़ेगा. अच्छा, ये बताइए साइंटिफिक सिलेक्शन किसको कहते हैं? ये जो तुम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े वो कहीं और अप्लाई होगा कि नहीं होगा? क्या बताए थे हम पीओएम पढ़ाते समय? साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब ऐसा कैसा एग्जाम सबमिट किए हो तुम लोग फर्स्ट सेम का? पीछे पूरा साफ हो गया. साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब मैम पूरा कंप्लीट कहाँ किए थे? जो कंप्लीट किए थे उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना. जो कंप्लीट किए वो भी तो नहीं बता रहे. क्या क्वेश्चन है? साइंटिफिक सिलेक्शन क्या होता है? And I remember Sonali asking too many questions when I was taking that class. चलो कोई बात नहीं. साइंटिफिक सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? जो लोग जिस चीज के लिए डिजर्विंग हो, यू मैच द स्किल विद द रिक्वायरमेंट, इसको कहते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन. अब जैसे कि
जैसे कि आईपीएस ऑफिसर्स, एक रैंडम एग्जांपल ले लो। आईपीएस ऑफिसर्स के लिए कुछ क्राइटेरिया ऐसा है जो बाकी जॉब्स के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिगरस ट्रेनिंग, ठीक है। पुलिस rigorous training, height is an important criteria when you talk about police forces. क्यों? Because that is the kind of job that demands it. Okay, if you do not cater to the requirement at the job at the time of making job match that jobs, matching the skills which are required to perform that job, that is not known as, then the entire purpose of scientific selection will fail. ठीक है। जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी किसी जॉब में इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? उस तरीके के जॉब्स के लिए वही रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एयर होस्टेस, ठीक है। देयर आर आप बाकी पीएसयूज में जाएंगे तो आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, बट देन देयर आर सर्टेन जॉब्स जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल वेट, ठीक है। कहीं कहीं आपको उन लोगों के प्रोफाइल में, whether it is a boy or a girl, it's not that it is objectified and restricted to only a girl, आप बॉयज के भी प्रोफाइल में देखेंगे तो वहां पर लिखा रहता है प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दिस मीन्स कि इट इज अ लिटिल काइंड ऑफ शोबिज बिजनेस, तो उसमें थोड़ी प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी होनी चाहिए। दिस इज नॉट जस्ट अ क्राइटेरिया फॉर गर्ल्स बट ऑल्सो फॉर बॉयज। आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होगी तो उसमें हाइट एक क्राइटेरिया होता है बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बट दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया व्हेन वी टॉक अबाउट आईएएस एग्जाम्स। आई मीन एग्जाम इज कॉमन आईएएस क्राइटेरिया, ठीक है। पायलट, पायलट के जॉब के लिए आई साइट एकदम परफेक्ट चाहिए, चाहिए ना। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये Yes, सब में sir. भी आई साइट का बहुत आई साइट एकदम परफेक्ट चाहिए टू अप टू सर्टेन लिमिट्स। लेकिन ये बाकी चीजों में तो नहीं है, मोटा मोटा चश्मा लगा के भी लोग जॉब तो कर ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब है जिस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको सुटेबली मैच नहीं करेंगे तो लेटर ऑन द वेरी पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग, सत्यम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, द वेरी पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग पीपल विल फेल, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं, आप समझ सकते हैं। कुछ जॉब है जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है ना, वो कंडीशंस पीएसयूज, काफी सारे पीएसयूज हैं जहाँ पे कि कलर ब्लाइंड इज अलाउड, ठीक है। इफ यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद देम ईदर। लेकिन कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसी हैं जहाँ पे कि कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं होता है। उसी तरीके से जैसे कि आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है बहुत सारे जॉब को, लेकिन बहुत सारे जॉब्स को लेना देना है, लाइक एयर होस्टेस, लाइक और अगर प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी में ये आता है ब्यूटी पैजेंट्स का जो भी क्राइटेरिया है वो है। आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में हाईटेक क्राइटेरिया होता है बिकॉज यू हैव टू फेस दैट काइंड ऑफ जॉब, ओके, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट जॉब। eyesight या the length of certain bones या इस तरीके की चीजें जैसे पैर और इसके बीच का डिफरेंस, और ये सब चीजें आपको बहुत सारा पायलट वगैरह के भी जॉब में क्राइटेरिया होता है, ठीक है। आपकी हियरिंग कैपेसिटी, आप जब भी आर्म्ड फोर्सेस के इंटरव्यू में जाएंगे तो कई सारे लोग सारा रिटर्न और सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में सॉरी मेडिकल एग्जामिनेशन में इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो fitting the job at the first place is known as scientific selection. So physical characteristics में लिखिए scientific selection को क्या क्या factors affect करता है। देखो scientific selection, fitting the worker to the job, fitting the workers to the job is the first and the most important step is the first and the most important step
in promoting individual efficiency, in industry. साइंटिफिक सिलेक्शन क्यों किया जाता है? ताकि एक efficiency in industry. साइंटिफिक सिलेक्शन क्यों किया जाता है? So that the worker who is chosen can maintain a minimum output for the energy that is given in him. ठीक है? तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो, नंबर 1 लिखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. साउंड बॉडी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का हाँ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल लिखो. साउंड बॉडी, कॉमा limbs. Length of your limb is also a criteria in armed forces. Limbs, height, weight, sight, eyesight, sight, etc. बहुत सारा और भी चीजें अलग अलग जॉब की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट लिखो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या क्या दिमाग में आता है तुम्हारे? क्या सोच पाते हो जो तुम्हारा पर्सनल है? इट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल. एज, एज क्राइटेरिया होता है कि नहीं? मैम कम्युनिकेशन स्किल. नो, इट इज नॉट दैट. राइट डाउन एज. सेकेंड लिखो जेंडर. क्या जेंडर के हिसाब से जॉब्स में फर्क नहीं पड़ता है? Am I audible? Yes. पड़ता है ना बहुत सारा. जैसे माइनिंग में, जैसे माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग में लड़कियां प्रोहिबिटेड थी. ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग में लड़कियों को अलाउड नहीं था अप टिल आई थिंक पास्ट 2 years, 2 साल पहले या 1 साल पहले, आई कैन नॉट रिकॉल इट प्रॉपर्ली. तो तब ये अलाउ हुआ है कि अंडरग्राउंड माइनिंग में भी लड़कियों को जाने दिया जाएगा. सेकेंड थिंग, आर्मी का बहुत सारा ऐसा वेंचर है जहाँ पे कि लड़कियों को नहीं रखा जाता है. ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर जेंडर बेस्ड. इसके अलावा भी जेंडर बेस्ड जो आप एक्चुअल में इन गुड स्पिरिट पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर दिस जेंडर not we cannot call it discrimination, it is a requirement of the job to be like that. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोफिशिएंसी और स्किल. प्रोफिशिएंसी और स्किल. मैम एफिशिएंसी. प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंट. जैसे तुम लोग अपने सीवी में लिखोगे ना प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेजेस या 3 लैंग्वेजेस, वही प्रोफिशिएंसी. प्रोफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? किसी स्किल में तुम कितने एक्सपर्ट हो. जैसे अब तुम कंप्यूटर टाइपिंग का या डेटा ऑपरेटर का कोई अगर जाता है, तुम लोग समझाओगे, डेटा ऑपरेटर के पोस्ट के लिए अगर कोई जाता है तो भी उसका एक स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट. अब जैसे मशीन ऑपरेटर के लिए कोई टेस्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा कि तुम वो मशीन चला के ऑपरेट करके और हैंडल करके दिखाओ. जैसे एसएससी में एक ग्रुप सी का एग्जाम होता है, टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम होता है, टैक्स असिस्टेंट का भी एग्जाम होता है, और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्स है. आपका अपना भी एग्जाम्पल होगा. तो उसमें आप प्री क्वालिफाई कर जाइए, मेंस क्वालिफाई कर जाइए, लेकिन लास्ट में प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल आल्सो बी वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स. वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन होता है. तुम्हारा कितना भी अच्छा मार्क्स है, लेकिन अगर तुम प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई नहीं करोगे तो दे विल फेल यू. उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स या एक पैराग्राफ होता है, यू हैव टू टाइप इट विद इन द टाइम फ्रेम गिवन. ओके, क्योंकि उनको ये क्लरिकल काम बहुत ज्यादा करना होता है.
तो अब तुम सोचो कि उसी काम के लिए तुमको लिया गया है और तुम टाइपिंग में इतना स्लो कर रहे हो कि पूरी प्रोडक्टिविटी डाउन कर दोगे। ओके, ये चीजें पुलिस वगैरह की भी, पुलिस वगैरह का भी जो नौकरी होता है उसमें देखते हो ना, फिजिकल टेस्ट होता है, उतनी उतने किलोमीटर या मीटर जो भी है उसको दौड़ा के देखा जाता है एफिशिएंट है कि नहीं, ऐसे को। नेक्स्ट लिखो, टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर। Although we say that it is one of the selection criteria, but you know this कि बहुत वैसे जॉब्स जो कि हाई लेवल के होते हैं, वहाँ आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके रूम में एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जो जज करते हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये सब बाहर के लोग होते हैं। काफी अच्छा, जैसे मैनेजर या इस तरीके के पोस्ट से ऊपर लोगों को जज करने के लिए इनको बुलाया जाता है। इनका काम आपसे कोई क्वेश्चन पूछना नहीं होता है, दे डू नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, but they observe you from the time you enter the interview room till you leave the door, you exit the door। तब तक ये आपको ऑब्जर्व करेंगे, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, तुम कितना सच बोल रहे हो, तुम कितना झूठ बोल रहे हो, तुम फैब्रिकेट कर रहे हो आंसर को, तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम एरोगेंट हो, you could not stay in the organization for longer, you would leave, you have other plans। अब तुम सोचोगे कि okay, so मैम बेसिकली अनप्रोफेशनल बिहेवियर। नॉट अनप्रोफेशनल बिहेवियर। एक आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ब्लफ करता है वो भी बहुत प्रोफेशनल हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा स्कैम्स आया है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ोगे आगे तब पता चलेगा, ठीक है। सो दीज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जॉब के लिए। तो वैसे चीजों के, अब आप सोचेंगे कि मैम ये कैसे पता चलेगा, तो वो जो लोग होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, सालों से वो यही काम कर रहे होते हैं। एनटीपीसी वगैरह के भी, ओएनजीसी, ये सब के भी जब इंटरव्यू देने जाओगे अच्छे पोस्ट के लिए, तब तुमको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ये समझ में आया? साइंटिफिक सिलेक्शन तुम लोगों को लमसम समझ में आ गया ना कि क्यों जरूरी होता है। तो अलग अलग जॉब का जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो आप समझिए कि वो जॉब क्या है, क्या वो फील्ड वर्क है, क्यों उस फील्ड वर्क में तुमको, अब जैसे कि मार्केटिंग या सेल से रिलेटेड जो जॉब होगा वो तुमसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा। ऐसे भी अभी भी जब इसके लिए आएगा, इंटरव्यू के लिए आएगा या कहीं बाहर से भी दोगे, तो जो फील्ड वर्क होगा ना सेल्स के लिए जो देगा, उसमें लड़कियों को नहीं लेंगे, जनरली लड़कियों को नहीं लेंगे। या वो अगर डायरेक्टली ये बात नहीं लिखना चाहते हैं कि आई वी डोंट वांट टू टेक गर्ल्स, तो वो लिख देंगे कि बॉयज जनरली प्रेफर, ठीक है। वो जानते हैं कि वो फील्ड वर्क कर ही नहीं सकेगी, वो इतना ज्यादा भागा दौड़ी का काम है, वो इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व रहने वाला काम है, एंड प्लस यू नीड टू डील विद द डीलर्स एंड ऑल, ठीक है, जो कि थोड़ा रफ वर्क समझा जाता है, ठीक है। अब तुम अगर प्रिज्म सीमेंट की कंपनी है और वो बिहार और झारखंड में काम कर रही है, तो लड़कियों को वो लेकर के क्या करेंगे, वो 3 महीने में काम छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस लड़कियों के साथ बहुत सारा अलग वो अपना कॉन्स्टेंट लगा देंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि डीलर से तुमको कम्युनिकेट करना है, दीज आर रफ पीपल। तो कंपनी भी ये चीज समझती है कि लड़कियों को लेंगे तो वो छोड़ देंगी, फिर से हमको सेलेक्ट करना होगा, फिर से प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वो एक तो डायरेक्टली लिख देंगी कि ओनली मेल रिक्वायर्ड, अगर नहीं लिखेंगी तो वो लिख देंगी मेल मेंबर प्रेफर्ड, ठीक है। और यही चीजें जब एचआर के लिए ज्यादा जॉब्स के लिए आप जब देखिएगा तो उसमें लिखा रहेगा फीमेल कैंडिडेट्स प्रेफर्ड, क्योंकि उनको पता है ऑफिस जॉब है, दीज आर सॉफ्ट स्पोकन, थोड़ा कंपैशन वाला भी जॉब जिसमें आपको रहेगा, उसमें आप देखिएगा कि लड़कियों को प्रेफरेंस मिलता है। तो ये सब चीजें कंपनी सोच के साइंटिफिक सिलेक्शन करती है। बॉयज का जब ये सिलेक्शन होगा तो उसमें आप देखिएगा कि उससे
सबमिशन के टाइम पे मांगेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, तुम्हारे पास बाइक है कि नहीं। अगर बाइक होगा तो पेट्रोल का पैसा रिइंबर्स करेगा वो, क्योंकि उसको तो उसी पे काम करना है। ठीक है, तो लाइक दैट फील्ड वर्क में जनरली लड़कियों को कम प्रेफर किया जाता है। चलो अब लिखो स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन। आज हम लोग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन लिखेंगे। थोड़ा सा एक बार रीडिंग डाल के आना अगले क्लास में पूरा अच्छे तरीके से इसको डील करेंगे। राइट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर लिखने के पहले एक बात सुनिए कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है ये वैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो सिलेक्शन प्रोसीजर अलग होगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है कि टाइम में, कॉस्ट में, इंटरव्यू पैनल बैठा के बहुत टाइम लेकर के वो सिलेक्शन कर सके। दूसरी चीज, सिलेक्शन का प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन तो वैरी करता ही करता है, डिपेंड भी करता है कि तुम किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर रहे हो। दिस ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम वैरीज फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट। अब तुम सोच लो कि एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसीजर वही होगा जो एक क्लर्क का होगा? नो मैम। नहीं होगा ना। और उसका कारण भी है, तुमको एक क्लर्क से वही रिक्वायरमेंट तो नहीं है जो एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर से है, उसका वर्क प्रोफाइल वैसा ही तो नहीं है जो एक जनरल मैनेजर का है। इसीलिए सिलेक्शन का प्रोसीजर ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन नॉट जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पोजिशन टू पोजिशन। सो you will write the selection procedure but you will understand कि ये एकदम रूल नहीं है कि यही प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको क्लरिकल प्यून को रखना है तुमको, तो तुमको बहुत ज्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका काम एक रिपीटेटिव काम होता है। कोग्निटिव थिंकिंग, कुछ इनिशिएटिव, उसको कुछ इनिशिएटिव नहीं लेना है, उसको कोई कोग्निटिव थिंकिंग नहीं लेना है, उसको किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, उसको किसी को मैनेज नहीं करना है, उसको जो काम है उसको वो काम करना है। तो इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस में उतना टाइम, एफर्ट, मनी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब प्रोसीजर लिखिए। राइट डाउन फर्स्ट प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। Number 1 preliminary interview। दूसरा receiving applications। तीसरा screening of applications। चौथा employment test। पांचवा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। छठा चेकिंग रेफरेंसेस। सातवां मेडिकल एग्जामिनेशन। आठवां फाइनल सिलेक्शन। सेवन फिर से बोलिए ना। चेकिंग रेफरेंसेस और आठवां फाइनल सिलेक्शन। ये लिख लिए। अब 7 points। कितना? 7 points। चेकिंग रेफरेंसेस के बाद फाइनल सिलेक्शन। हाँ, फाइनल सिलेक्शन भी 8वां पॉइंट डालो। नो मैम, ये 7th पॉइंट है। ठीक है, क्या है 7th पॉइंट? फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये जितना लिखे हैं आप लोग, एक होमवर्क है कि अब आप ये जितना पढ़े हैं अभी तक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, इसमें आप ये ढूंढ के आइएगा, ये सोच करके आइएगा, ये कुछ ढूंढना नहीं है। एक बार ऐसी कॉपी में आप लिखिए, सोचिए कि इसमें रिजेक्शन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें रिजेक्शन प्रोसेस कौन कौन सा होगा या कहाँ से कहाँ तक होगा, आपको क्या लगता है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिटेल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बहुत तरीके का होता है,
सिर्फ एक ही नहीं है जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट जानते हैं, बस वही नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बहुत तरीके का होता है और हम पहले ही बता दिए कि सिलेक्शन का प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है। We'll discuss it in details in the next class. Next class you have offline with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.